नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज मैं आपके लिए हिंदी के 50 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूँ। दोस्तों, आज का ये जो पेपर है दोस्तों, ये है 2018 23 दिसंबर वीडियो का पहली शिफ्ट का पेपर है। दोस्तों, इसमें हिंदी के 50 प्रश्न हैं। ठीक है, और ऐसा ही पैटर्न आपको 2023 में जो वीडियो का री एग्जाम होने वाला है उसमें देखने को मिलेगा। दोस्तों, इसको मैं इसलिए करवा रहा हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि यूपी ट्रिपल एस सी, ठीक है, का पैटर्न क्या है पेपर लेने का। ठीक है, वो किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में रखता है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हमारे आज के पहले प्रश्न से। हमारा पहला प्रश्न है, जिंदगी में कौन सा प्रत्यय है। तो सबसे पहले दोस्तों प्रत्यय समझ लेते हैं क्या होते हैं। प्रत्यय दोस्तों मूल शब्दों के पीछे लगते हैं। ठीक है, मूल शब्दों के पीछे जुड़ते हैं और यह वाक्य के अर्थ में परिवर्तन लाते हैं। जैसे जिंदगी में पूछा है, तो जिंदगी जो प्रत्यय है इसमें दोस्तों गी प्रत्यय है। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। जिंद मूल शब्द है और इस मूल शब्द में जब हम गी प्रत्यय जोड़ते हैं तो यह बन जाता है दोस्तों जिंदगी। ठीक है, इसी प्रकार से बंदगी, ठीक है, अन्य शब्द भी बनते हैं। बंदगी है दोस्तों, और आपका है गंदगी। ठीक है, ये गी प्रत्यय से बनने वाले शब्द हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में कौन सा शब्द तत्सम है। तो दोस्तों तत्सम तद्भव समझ लेते क्या होते हैं। कुछ शब्द संस्कृत से ज्यों के त्यों ले लिए गए हैं, ऐसे शब्द तत्सम कहलाते हैं। ठीक, और जिनको हम चेंज करके पढ़ते हैं, ठीक है, संस्कृत से हिंदी में चेंज करके पढ़ते हैं, उन्हें हम तद्भव शब्द कहते हैं। तो इसमें से आपको बताना है कि कौन सा तत्सम शब्द है। दोस्तों इसमें जो तत्सम शब्द है वह प्रिय है। ठीक है, बाकी के पिया, मोर और चार, ये तीनों शब्द तद्भव शब्द हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। तो दोस्तों इसमें जो शब्द तत्सम नहीं है हमको वो बताना है। ठीक है, तो इसमें दोस्तों आपका चार, ये शब्द तत्सम नहीं है, ये तद्भव है। बाकी वचन तत्सम है। शलाका दोस्तों सिलाई को बोलते हैं। तिक्त का मतलब होता है सुगंध। ठीक है, ये तीनों ही शब्द आपके तत्सम कहलाते हैं। निम्न में कौन सा शब्द विदेशज है। विदेशज शब्द दोस्तों इसमें रिक्शा है। ठीक है, रिक्शा अंग्रेजी भाषा का शब्द है। ये जूता, तेंदुआ, नव, ये हमारे देशी शब्द हैं। गाय कौन सी संज्ञा है। तो दोस्तों गाय जो संज्ञा है वह जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है दोस्तों, संज्ञा जो होती है वो 5 प्रकार की होती है। वो 5 टाइप कौन कौन से होते हैं। तो दोस्तों वह है जातिवाचक, ठीक है, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, समुदायवाचक, द्रव्यवाचक, ये सारे शब्द जो हैं संज्ञा कहलाते हैं। संज्ञा के प्रकार हैं ये 5 प्रकार के। ठीक, अगला है दोस्तों, निम्न में कौन सी भाववाचक संज्ञा है। तो दोस्तों भाववाचक संज्ञा इसमें से किस में आपको बतानी है। ठीक है, और इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, बीमारी। बीमारी में दोस्तों भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं। तो दोस्तों हिंदी में मौलिक यानी कि मूल सर्वनाम की अगर हम बात करें तो दोस्तों वह 11 हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला देखते हैं दोस्तों, सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं। तो दोस्तों सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं। सर्वनाम के भेद हैं 6। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, और वो कौन कौन से भेद हैं। तो दोस्तों पुरुषवाचक सर्वनाम, आपने सुना होगा पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, और इसके अलावा निश्चयवाचक है, निश्चयवाचक है, अनिश्चयवाचक 3, चौथा है संबंधवाचक, फिर पांचवा प्रश्नवाचक और फिर निजवाचक। ठीक है, ये 6 प्रकार के सर्वनाम होते हैं। पर्वतीय कौन सा विशेषण है। तो दोस्तों पर्वतीय जो विशेषण है उसका कहते हैं गुणवाचक विशेषण। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। विशेषण भी दोस्तों 4 प्रकार के होते हैं, गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक और सार्वनामिक। ठीक है, ये 4 प्रकार के विशेषण होते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्न में कौन सा शब्द विशेषण है। तो दोस्तों इसमें हमको विशेषण बताना है। ठीक है, और विशेषण इसमें जो शब्द है वो है आपका चमकीला। ठीक है, चमकीला शब्द इसमें विशेषण हो जाएगा। मैं अगर अन्य शब्दों की बात करूं तो आगरा दोस्तों संज्ञा है, कुछ हमारा सर्वनाम है
और लिखना ये क्रिया है। ठीक, तो ऑप्शन का जो सही उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन का वो हो जाएगा ऑप्शन बी। जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो दोस्तों संज्ञा की विशेषता या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम विशेषण कहते हैं। ठीक है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। राम सो रहा है, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? तो दोस्तों इसमें जो क्रिया है हम कैसे पता करेंगे, मैंने आपको बताया था। क्या अगर प्रश्न करके उत्तर मिलता है तो हमारी क्रिया होती है सकर्मक, और अगर क्या प्रश्न करके उत्तर नहीं मिलता तो क्रिया हमारी अकर्मक होती है। वैसे मैं अगर पूछूं क्या सो रहा है तो कोई उत्तर नहीं मिल रहा, ठीक है, तो यहाँ हमारी कौन सी क्रिया हो जाएगी? अकर्मक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। वह एक सप्ताह बाद आया, इस वाक्य में कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? तो दोस्तों यहाँ पर जो क्रिया विशेषण है वह बाद शब्द है। ठीक है, आया हमारी क्या है? क्रिया। क्रिया से पहले दोस्तों जो शब्द लगा होता है वो ही हमारा क्या कहलाता है? क्रिया विशेषण कहलाता है, क्योंकि क्रिया विशेषण क्रिया की विशेषता बताते हैं। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सेनाएं युद्ध क्षेत्र से आगे बढ़ी, इस वाक्य में संबंधवाचक शब्द बताइए। तो दोस्तों इसमें जो संबंधवाचक शब्द है वह है आगे। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। वह आया और मैं गया, इस वाक्य में समुच्चय बोधक शब्द बताइए। समुच्चय बोधक शब्द दोस्तों वो होते हैं जो दो वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं। ठीक है, इसमें यह और शब्द से जुड़ रहा है, तो यहाँ पर हमारा और क्या हो जाएगा? समुच्चय बोधक शब्द हो जाएगा। हाय अब मैं क्या करूं, इस वाक्य में विस्मय बोधक शब्द बताइए। तो दोस्तों इसमें क्या है हमारा? हाय। ठीक है, शोक, करुणा, दुख आदि शब्दों को प्रकट करने के लिए, भावनाओं को प्रकट करने के लिए हम जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं वह हमारे विस्मयवाचक या विस्मय बोधक शब्द कहलाते हैं। ठीक है, और ये हमारा होता है विस्मय बोधक चिन्ह। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। कौन सा शब्द अनीक का पर्यायवाची है? तो दोस्तों अनीक का पर्यायवाची ऑप्शन में से हमारा है सेना। ठीक है, सेना का पर्याय को बोलते हैं अनीक, तो सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। कपड़ा का पर्यायवाची बताइए। तो दोस्तों कपड़ा का पर्यायवाची हो जाएगा वसन। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है आकाश का विलोम बताइए। तो दोस्तों आकाश का जो विलोम है वो है पाताल। ठीक, अगला प्रश्न है पृथ्वी का विलोम बताइए। तो दोस्तों पृथ्वी का जो विलोम है वो हमारा हो जाएगा आकाश। अभय और उभय शब्द युग्म का सही अर्थ है। दोस्तों अभय जिसको कोई भय ना हो यानी कि निर्भय, और उभय यानी कि उभयचर जो दोनों जगहों पर रहता है उसे हम दोनों में इस्तेमाल करते हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है अली और अली शब्द युग्म का सही अर्थ है। ठीक, तो दोस्तों पहले वाले अली का मतलब होता है भौरा और दूसरे वाले अली का मतलब होता है सखी, तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो बी हो जाएगा सही उत्तर। अगला है उपसर्ग वह शब्दांश है जो किसी शब्द के बाद में जुड़ता है, नहीं वो तो प्रत्यय होता है। किसी शब्द के मध्य में जुड़ता है, नहीं। किसी शब्द के आगे जुड़ता है, सही है। ठीक है दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। उपसर्ग जो होते हैं वो किसी शब्द के आगे जुड़ते हैं और उस शब्द का अर्थ बदल देते हैं। ठीक, चलिए दोस्तों अगला देखते हैं। कौन सा शब्द शुद्ध है? तो दोस्तों इसमें जो शब्द शुद्ध है वो है आपका 46, ऑप्शन ए। ठीक है, इस ऐसे लिखा जाएगा 46। अगला प्रश्न है निम्न में शुद्ध शब्द बताइए। तो दोस्तों इसमें हमको शुद्ध शब्द बताना है। ठीक है, और इसमें जो शुद्ध शब्द होगा वो होगा आपका उज्ज्वलन या उज्ज्वल। इसमें दोनों जा दोस्तों आगे बनते हैं, आपको याद रखना है उज्ज्वल में। ठीक है, अगला प्रश्न है, अगला दोस्तों हमारा ये गद्यांश दे रखा है उन्होंने। ठीक है, और इसको पढ़कर हमको क्वेश्चन के उत्तर देने, तो चलिए शुरू करते हैं इसको हम। उत्साह की गिनती अच्छे गुणों में होती है। किसी भाव के अच्छे या बुरे होने का निश्चय अधिकतर उसको प्रवृत्ति के शुभ या अशुभ के परिमाण के विचार से होता है। वही उत्साह जो कर्तव्य कर्मों के प्रति इतना सुंदर दिखाई पड़ता है, अकर्तव्य कर्मों की ओर होने पर वैसा श्लाघ्य प्रतीत नहीं होता। आत्मरक्षा, पररक्षा, देश रक्षा आदि के निमित्त साहस की जो उमंग देखी जाती है, उसके सौंदर्य को परपीड़न, डकैती आदि कर्मों का साहस कभी नहीं पहुंच सकता।
यह बात होते हुए भी विशुद्ध उत्साह या साहस की प्रशंसा संसार में थोड़ी बहुत होती ही है। अत्याचारियों या डाकुओं के शौर्य व साहस की कथाएं भी लोग तारीफ करते हुए भी सुनते हैं। अब दोस्तों इसमें पूछा क्या है कि उपरोक्त गद्यांश के आधार पर निम्न प्रश्न के उत्तर दीजिए। तो पहला प्रश्न तो दोस्तों यही है कि गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक बताइए। तो दोस्तों जब हमने गद्यांश पढ़ा था तो हम देख रहे थे कि उसमें हर जगह किसकी बात हो रही थी, उत्साह की बात हो रही थी। ठीक है, तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर हो जाएगा, उपयुक्त शीर्षक होगा दोस्तों, वह हो जाएगा उत्साह। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक, आगे देखते हैं दोस्तों, ये भी गद्यांश ही है। ठीक है, और दोस्तों गद्यांश को पढ़ने से पहले अगर हम क्वेश्चन पढ़ लें तो हमारे लिए ज्यादा आसान रहता है। ठीक है, तो हम पहले इसका प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न ये कह रहा है कि कुंती अपने नवजात सुकुमार शिशु को कहाँ छोड़कर आई थी। अब दोस्तों पढ़ लेते हैं कहाँ छोड़कर आई थी। कुंती अपने लाडले को, अपने हृदय के टुकड़े को, अपने प्यारे नवजात शिशु को नदी में छोड़कर लौट आई थी। तो दोस्तों हमको पहले उत्तर मिल गया, कहाँ पर छोड़कर आई है वो, नदी पर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, फिर हम पढ़ेंगे पैराग्राफ। मंजूषा को कौन लेकर जा रहा था। तो दोस्तों मंजूषा को लेकर कौन जा रहा था, पढ़ लेते हैं। यहां से पढ़ते हैं, वह छोटी नदी थी, वायु अनुकूल थी, देव की गति जानी नहीं जाती, वह नदी चंबल नदी में जाकर मिलती है। अब शिशु की पिटारी बहती बहती चंबल नदी में आ गई। इटावे के पास चंबल नदी आकर श्री यमुना जी में मिलती है, अतः चंबल के प्रवाह के साथ वह भी यमुना जी में आ गई और यमुना जी के साथ प्रयाग की ओर बढ़ी। तीर्थयात्र यमुना जी में आ गई और यमुना जी के साथ प्रयाग की ओर बढ़ी। तीर्थयाज प्रयाग में जाकर श्री यमुना जी गंगा जी में मिल जाती है, अतः वह मंजूषा शिशु को लेकर काशी की ओर बहने लगी। उसके साथ ना कोई मल्लाह था, ना था पथ प्रदर्शक, भाग्य उसे स्वयं ही बहाकर ले जा रहा था। दोस्तों कौन ले जा रहा था इसको, भाग्य। तो अब हमको इसका उत्तर भी मिल गया 28 वाले का, 28वें का। मंजूषा को लेकर कौन जा रहा था, तो दोस्तों भाग्य लेकर जा रहा था उससे उसका। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों इसका। राजा अधिरथ ने सेवकों को क्या आज्ञा दी थी। तो दोस्तों इसको फिर पढ़ना पड़ेगा हमको, यहां तक हमने पढ़ लिया था। भाग्य उसे स्वयं ही बहाकर ले जा रहा था। काशीपुरी, पाटलिपुत्र आदि राज्यों की सीमा को पार करती हुई गंगा जी के प्रवाह के साथ वह मंजूषा बिना किसी रुकावट के आगे बढ़ी चली जा रही थी। आगे चलकर वह अंग देश की सीमा में पहुंची। अब मानो उसकी यात्रा समाप्त होगी। उसी समय चंपा नगरी के राजा अधिरथ अपनी स्त्री राधा और अपने सेवकों के सहित गंगा स्नान करने आए थे। उन्होंने दूर से सुंदर सी बेटी को जाह्नवी की लहरों के साथ क्रीड़ा करते देखा। अंत में उन्होंने अपने सेवकों को आज्ञा दी, सामने से यह जो मंजूषा बहती जा रही है उसे पकड़कर लाओ। तो देखिए हमको इसका भी उत्तर मिल गया। ठीक है, राजा अधिरथ ने सेवकों को क्या आज्ञा दी थी। तो उन्होंने दोस्तों सेवकों को कहा था मंजूषा को पकड़ के लाने के लिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न पढ़ लेते हैं दोस्तों, पैराग्राफ हम पढ़ चुके हैं। चंपा नगरी के राजा किसके साथ गंगा स्नान करने आए थे। तो दोस्तों किसके साथ आए थे, राधा और अपने सेवक के साथ। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए अच्छा अगला प्रश्न है दोस्तों, जब कोई सरकारी पत्र, ज्ञापन या कार्यालय ज्ञापन एक साथ अनेक परिस्थितियों को भेजा जाए तो उसे क्या कहते हैं। तो दोस्तों उसे हम बोलते हैं परिपत्र। ठीक है, जब एक साथ कई लोगों को भेजा जाता है तो वह कहलाता है परिपत्र। अगला प्रश्न है, जब एक अधिकारी दूसरे अधिकारी को व्यक्तिगत नाम से पत्र लिखता है तो उसे हम क्या कहते हैं। तो दोस्तों ऐसा पत्र कहलाता है अर्धशासकीय पत्र। एक विद्यार्थी को अपने स्कूल के प्रधानाचार्य को अभिनिवेदन में क्या लिखना चाहिए, अभिनिवेदन में क्या लिखना चाहिए। तो दोस्तों ये तो बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं हम, आपका आज्ञाकारी शिष्य। ठीक, आगे देखते हैं दोस्तों, संक्षेपण मूल पाठ से कितने शब्दों में लिखना चाहिए। दोस्तों जो संक्षेपण होता है वो किसी अनुच्छेद, परिच्छेद, टिप्पणी को शॉर्ट रूप में प्रस्तुत करने का उसका मतलब होता है। ठीक है,
और इसके लिए दोस्तों कम से कम 1/3 शब्दों में हमको लिखना चाहिए। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं? तो दोस्तों हिंदी में जो ध्वनियाँ होती हैं वो 2 प्रकार की होती हैं। ठीक है, और वो कौन कौन सी होती हैं? स्वर और व्यंजन। ठीक, आगे देखते हैं दोस्तों, मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो दोस्तों मात्रा के आधार पर स्वर 2 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। जीवा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो दोस्तों जीवा के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, और वो कौन कौन से होते हैं? एक होता है अग्रस्वर। ठीक है, अग्रस्वर में आपके कौन कौन से आते हैं? तो इसमें छोटी ई, बड़ी ई, छोटी ए और बड़ी ए, ये चारों आते हैं। ठीक, मध्य स्वर में दोस्तों आता है आपका छोटा आ। बचे आपके जितने भी सारे स्वर आएंगे वो सब किस में आएंगे? पश्च स्वर में आएंगे। बड़ा आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ और औ, ये सारे दोस्तों इसी के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अगला है, निम्न में कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो दोस्तों पुल्लिंग का हम मेरी, मेरा, अच्छी या अच्छा शब्द लाकर पता कर सकते हैं। जैसे ठीक है, बोलेंगे दया, तो मेरी दया है ना, या मेरा दया, मेरी दया होता है। ठीक है, मेरी माया, मेरी भाषा, मेरा आभार, यहाँ पर मेरा शब्द से बनना है आभार, तो यानी कि ये हमारा पुल्लिंग हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्न में कौन सा शब्द पुल्लिंग है? दोस्तों ऐसे इसको देखेंगे, मेरी आशा, मेरी क्षमा, मेरी सेना और मेरा कष्ट। तो दोस्तों कष्ट में हम मेरा लगा रहे हैं, तो यानी कि ये हमारा क्या हो जाएगा? पुल्लिंग हो जाएगा, कष्ट शब्द। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों, निम्न में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? ऐसे स्त्रीलिंग का पता लगा लेंगे दोस्तों। ठीक है, मेरा विवाद, मेरा सार, मेरा रूप, मेरा आय, नहीं मेरी आय होता है दोस्तों, तो आय हमारा क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। निम्न में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो दोस्तों स्त्रीलिंग हो जाएगा मेरा गृह, मेरा चंदन, मेरा पत्ता, मेरी सभा। सभा में दोस्तों मेरी लग रहा है, तो यानी कि ये हमारा स्त्रीलिंग हो जाएगा। अगला देखते हैं दोस्तों, संधि कितने प्रकार की होती है? तो दोस्तों संधि जो होती है वो 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ठीक है, इसमें से जो स्वर संधि होती है दोस्तों ये 5 प्रकार की होती है, दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण और अयादि संधि। इसके बारे में संधि में मैं आपको पढ़ा चुका हूं। ठीक, अगला है सदानंद का संधि विच्छेद क्या होगा? तो दोस्तों सदानंद का संधि विच्छेद होगा वो होगा सत प्लस आनंद, ये बन जाएगा सदानंद। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। पुस्तकालय में कौन सी संधि है? दोस्तों पुस्तकालय में संधि आपकी है दीर्घ संधि। ठीक है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, पुस्तक प्लस आलय, पुस्तकालय। ठीक है, ये बन जाएगा पुस्तकालय। अगला है, अभि प्लस उदय की संधि कीजिए। तो दोस्तों अभि प्लस उदय बनेगा अभ्युदय, सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। यथा संभव में कौन सा समास है? तो दोस्तों यथा संभव में आपका जो समास है वह है अव्ययी भाव समास। अब दोस्तों समास जो होते हैं वो 6 प्रकार के होते हैं। ठीक है, अव्ययी भाव समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास और कर्मधारय समास। यथा संभव, अव्ययी शब्द इसमें पहले लगे होते हैं, ऐसे समासों को हम अव्ययी भाव समास कहते हैं। ठीक, अगला है दोस्तों, परमेश्वर में कौन सा समास है? तो दोस्तों परमेश्वर का अगर हम विच्छेद करेंगे तो हमको मिलेगा परम है ईश्वर जो। तो दोस्तों ऐसे शब्द जो बनते हैं है जो करके, उसमें हमारा कर्मधारय समास होता है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला है दोस्तों, अध्यक्ष में कौन सा उपसर्ग है? तो दोस्तों अध्यक्ष में जो इसका में अगर विच्छेद करें या इसको हम तोड़ें तो ये 2 शब्दों से मिलकर बनता है, एक बनता है अधि, ठीक है, और एक बनता है यक्ष। ठीक है, जो यक्ष है दोस्तों वो इसका मूल शब्द है और इसका जो उपसर्ग है वो अधि है। ऑप्शन में दोस्तों अभी लिखा है, अभी नहीं होगा, ये होगा आपका अधि, इसको सही कर लेना, ये अधि होगा। ठीक है, तो इसमें जो उपसर्ग होगा दोस्तों वो अधि हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। संग्राम में उपसर्ग बताइए। दोस्तों संग्राम 2 शब्दों से मिलकर बना है, सम प्लस ग्राम। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। हमारा लास्ट क्वेश्चन है, सावधानी में कौन सा प्रत्यय है?
तो दोस्तों सावधानी में जो प्रत्यय है वह ई प्रत्यय है, सावधान प्लस ई बन जाएगा आपका सावधानी। ठीक है, आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।